क्या आप जानते हैं जिस जमीन के नीचे देश का सबसे कीमती खजाना दबा है, उसी जमीन पर रहने वाले लोग आज भी गरीबी में क्यों जी रहे हैं? सोचिए, एक राज्य की तिजोरी में अचानक 1,36,000 करोड़ आने वाले थे, जिससे वहां के लाखों बच्चों को स्कूल, अस्पताल और पक्की सड़कें मिल सकती थी, कल्याणकारी योजनाएं चल सकती थी। लेकिन अचानक दिल्ली की संसद में एक ऐसा कागज पास होता है जो एक झटके में उस पूरी तिजोरी को लॉक कर देता है। सारा पैसा राज्यों की जेब से निकलकर दिल्ली और बड़ी कंपनियों की जेब में चला जाएगा। मैं बात कर रहा हूं माइनिंग एंड मिनरल विधेयक 2026 की, जिसने पूरे देश के संघीय ढांचे यानी फेडरलिज्म को हिलाकर रख दिया है। इस वीडियो में हम पुख्ता सबूतों, सरकारी दस्तावेजों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और आंकड़ों के जरिए समझेंगे कि आखिर इस नए 2026 के बिल के पीछे का असली खेल क्या है। इससे झारखंड के आम आदिवासियों और वहां की जन कल्याणकारी योजनाओं पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या सच में झारखंड का लाखों करोड़ का पुराना बकाया अब कभी नहीं मिलेगा? हम ये भी समझेंगे कि क्यों इतनी खनिज संपदा होने के बावजूद झारखंड में फैक्ट्रियां नहीं लगती और सारा फायदा गुजरात, यूपी, राजस्थान या महाराष्ट्र जैसी बाहरी कंपनियों को कैसे चला जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, जब झारखंड को सीधे इससे वित्तीय नुकसान हो रहा, तो क्या वहां की बीजेपी इकाई अपने ही केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करेगी या राजनीतिक राज्य के हितों पर भारी पड़ जाएगा? चलिए पूरी कहानी को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करते हैं। कहानी की शुरुआत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे साल 2024 में जाना पड़ेगा। दशकों से भारत के खनिज संपदा राज्यों जैसे झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का केंद्र सरकार और बड़ी माइनिंग कंपनियों के साथ एक कानूनी विवाद चल रहा था। विवाद इस बात का चल रहा था कि जो जमीन के नीचे से कोयला, तांबा, लोहा या बॉक्साइट निकलता है, उस पर टैक्स लगाने का असली हक किसका है, राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का? 25 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने 8-1 के भारी मत से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि संविधान के मुताबिक राज्य के पास अपनी खनिज संपदा वाली जमीनों पर टैक्स या सेंस लगाने का पूरा अधिकार है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को यह भी अनुमति दे दी कि वे 1 अप्रैल 2005 से लेकर अब तक का बकाया टैक्स माइनिंग कंपनियों से वसूल सकते हैं। जब कोर्ट ने यह आदेश दिया तो माइनिंग कंपनियों को पैरों तले जमीन खिसक गई। एक अनुमान के मुताबिक पूरे देश में कंपनियों पर राज्य का कुल बकाया 1.5 लाख करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ के बीच बैठता है। इनमें से अकेले झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए, जैसा झारखंड के सीएम और राज्य कहती है। सोचिए, झारखंड जैसा राज्य जो देश को 40% से अधिक खनिज देता है, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट में आज भी पिछड़ा माना जाता है। उसे अगर एक साथ इतनी बड़ी रकम मिल जाती तो राज्य की काया पलट हो सकती थी। राज्यों को लगा कि अब यह पैसा आएगा और झारखंड और दूसरे राज्यों की स्कूल, अस्पताल और सड़कें बदल जाएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस असर को बेअसर करने के लिए केंद्र सरकार संसद में लेकर आती है MMDR अमेंडमेंट बिल 2026। इस बिल के जरिए केंद्र ने राज्यों की टैक्स लगाने की शक्ति सीधे कैप कर दिया या पूरी तरह खत्म कर दिया। कॉर्पोरेट जगत और केंद्र सरकार का कहना है कि अगर राज्यों ने अंधाधुंध टैक्स लगाना शुरू कर दिया तो देश में कोयला, स्टील और बिजली महंगी हो जाएगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी और विदेशी निवेश रुक जाएगा। इसी समस्या को हल करने के लिए इसी महीने यानी अगस्त 2026 में केंद्र सरकार संसद में एक नया संशोधन विधेयक लेकर आती है और इसे दोनों सदनों में पास करवा दिया। आखिर इस विधेयक में क्या है, आइए इसके मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। नया सेक्शन 9D सेंट्रलाइज कंट्रोल। इस कानून के जरिए राज्यों की खनिज संपदा और माइनिंग वाली जमीनों पर टैक्स लगाने की शक्ति को सीधे तौर पर सीमित कर दिया गया है। अब राज्य सरकार अपनी मर्जी से कोई नया टैक्स या सेंस नहीं लगा सकेगी। वो केवल वही टैक्स ले सकते हैं जिसका केंद्र सरकार इजाजत देगी। इस विधेयक का सबसे विवादित हिस्सा है इसका रेट्रोस्पेक्टिव यानी पिछली तारीख से लागू होना। कानून में साफ लिख दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जिन कंपनियों ने राज्यों का पुराना टैक्स नहीं चुकाया है, उनका यह सारा बकाया अब अवैध माना जाएगा। यानी कंपनियों को अब वो पुराना बकाया देने की जरूरत नहीं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। इस कानून का सबसे घातक असर किन राज्यों पर पड़ेगा? जवाब है भारत के सारे खनिज संपदा राज्य।
झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन का दावा है कि इस नए एमएमडीआर एक्ट के लागू होने से झारखंड को हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए का सीधा आर्थिक नुकसान होगा। जरा सोचिए, जो राज्य वित्तीय संकट से जूझ रहा है, उसकी कई अहम योजनाएं इससे सीधे प्रभावित हो सकती है। अबुआ आवास योजना, गरीबों को मुफ्त 3 कमरों का पक्का मकान देने की महत्वाकांक्षी योजनाओं के फंड पर संकट आ सकता है। मैया सम्मान योजना और सर्वजन पेंशन योजना, लाखों महिलाओं और बुजुर्गों को दी जाने वाली मासिक आर्थिक सहायता प्रभावित हो सकती है, क्योंकि राज्य का अपना राजस्व बुरी तरह घट जाएगा। मैया सम्मान रुपया लेने वाली ज्यादातर महिलाएं ये पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करती है। ग्रामीण इलाकों में पुलों, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण में भारी कटौती करनी पड़ सकती है। राज्यों का आरोप है कि पहले प्राइवेट कंपनियों का लाखों करोड़ रुपए का कर्ज केंद्र द्वारा माफ किया गया, लेकिन अब राज्यों से भी लाखों करोड़ का कर्ज कंपनियों का माफ करवाया जा रहा। अब आते हैं उस कड़वे सच पर, जो झारखंड की सबसे बड़ी त्रासदी है। आपने अक्सर सोचा होगा कि जिस राज्य में देश का 40% खनिज है, वहां बड़ी फैक्ट्रियां और प्लांट क्यों नहीं लगते। माइनिंग करके सारा कच्चा माल गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, चेन्नई की कंपनियों को क्यों चला जाता है? ऐसा क्यों? इसका कारण है एक पुरानी नीति का नया रूप, जिसे अर्थशास्त्र में फ्रेंट इक्वलाइजेशन पॉलिसी कहा जाता था। साल 1992 से साल 1993 तक भारत में एक नियम था कि देश में कोयला और लोहा देश के किसी भी कोने पर एक ही रेट पर मिलेगा। रेलवे का भाड़ा सरकार खुद बराबर कर देती थी। नतीजा क्या हुआ? कंपनियों ने सोचा कि कच्चे माल की कीमत झारखंड में भी वही है और गुजरात या मुंबई के समुद्र किनारे भी वही है, तो वे प्लांट झारखंड जैसे पिछड़े इलाकों में क्यों लगाए? उन्होंने फैक्ट्रियां समुद्र किनारे वाले राज्यों में लगाई ताकि वहां से विदेशों में माल बेचना आसान हो। और यही खेल 2026 का बिल दोबारा खेल रहा है, जब झारखंड सरकार को अपने खनिज पर अतिरिक्त टैक्स लगाकर स्थानीय स्तर पर कंपनियों को रोकने या प्राइस एडवांटेज देने का हक ही नहीं होगा, तो कोई कंपनी झारखंड में प्लांट क्यों लगाएगी? झारखंड के हिस्से में सिर्फ प्रदूषण, खाली खदानें, बीमारियां और विस्थापन रह जाएगी, जबकि रोजगार और टैक्स का मलाईदार हिस्सा दूसरे राज्यों को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड इसका शिकार हुआ है। भारत के जितने भी खनिज संपदा राज्य हैं, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, उन सब पर इसका बड़ा असर पड़ा है। लेकिन ज्यादातर राज्य भाजपा शासित हैं, तो वे अपने ही केंद्रीय शासन का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस की सरकार है, वो इसका विरोध कर रही है। यही कारण है कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों ने संयुक्त रूप से इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। उनका साफ कहना है कि यह कानून भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे पर सीधा हमला है, जहां केंद्र सरकार राज्यों को कमाने के अधिकार को छीन रही है। अगर हम दुनिया के अन्य देश जैसे ऑस्ट्रेलिया को देखें, तो वहां नियम बिल्कुल उल्टा है। यहाँ जमीन के नीचे के खनिज पर पूरा अधिकार राज्य सरकार का होता है। कंपनियां सीधे राज्य को रॉयल्टी देती है और उस पैसे से वहां के राज्यों का अभूतपूर्व विकास होता है। वहां केंद्र दखल नहीं देती। तो अब झारखंड के पास क्या रास्ता है? झारखंड सरकार इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में संघवाद पर हमला और राज्य की वित्तीय संप्रभुता का हनन बताकर चुनौती दे सकती है, क्योंकि संविधान के तहत खनिज राज्यों का विषय है। यहाँ राजनीति का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। झारखंड में चुनाव हमेशा जल, जंगल, जमीन के मुद्दों पर लड़े जाते हैं। राज्य की सत्ताधारी पार्टी जेएमएम, कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरने और आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। उनका सीधा नारा है, दिल्ली ने झारखंड का हक मारा है। लेकिन अब नजर टिकी है झारखंड और दूसरे राज्यों की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर। झारखंड बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ यह कानून उनकी अपनी केंद्रीय लीडरशिप यानी पीएम मोदी की सरकार ने पास किया है, जिसका वे सीधे तौर पर विरोध नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर झारखंड बीजेपी या दूसरे राज्यों की बीजेपी इसका समर्थन करती है, तो स्थानीय स्तर पर जनता के बीच ये संदेश जाएगा कि वे झारखंड के वित्तीय नुकसान और आदिवासियों के अधिकार की अनदेखी कर रहे हैं।
झारखंड की, यहाँ के लोगों की हितों को छोड़कर ये पार्टी हितों के बारे में सोच रहे हैं। विपक्ष इसे चुनाव में एक बड़ा हथियार बनाएगा। तो क्या झारखंड बीजेपी के नेता राज्य हित के लिए अपनी ही केंद्र सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाएंगे, या फिर वे इसे कानून के फायदों को गिनाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे? अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक राज्य के नेता दबी जुबान में दिल्ली से विशेष रियायत की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या दिल्ली उनकी सुनेगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, इस पूरे मामले के दो पहलू हैं। केंद्र सरकार का नजरिया अपनी जगह सही हो सकता है कि देश के विकास के लिए माइनिंग सेक्टर में स्थिरता और एक समान टैक्स का ढांचा बेहद जरूरी है, ताकि पूरे देश को सस्ता कोयला और लोहा मिल सके। लेकिन क्या यह विकास उन राज्यों की कीमत पर होना चाहिए जो अपनी जमीन और पर्यावरण, अपने लोगों को दांव पर लगाकर पूरे देश को रोशन कर रहे हैं? अगर राज्यों के पास अपनी ही संपदा पर टैक्स लगाने का हक नहीं होगा, तो वे आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? सांसद से तो ये बिल पास हो गया है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचेगा, तो क्या देश की न्यायपालिका सांसद के इस फैसले को पलट पाएगी? क्या केंद्र और राज्य की यह वित्तीय जंग देश के संघीय ढांचों को हमेशा के लिए बदल देगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या केंद्र सरकार का यह फैसला सही है, या राज्य को उनका हक मिलना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो नॉलेजमेंट लगी हो तो इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।